अगर कोई इंसान सुबह अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकले और कुछ ही मिनटों बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होने लगता है। आखिर एक 19 साल की कॉलेज छात्रा की इतनी बेरहमी से जान क्यों ली गई? क्या यह पहले से रची गई साजिश थी, या फिर किसी सनकी दिमाग का अचानक लिया गया फैसला? इस कहानी में जितना आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उतने ही नए सवाल सामने आएंगे। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट इलाके के नैन गांव में रहने वाली 19 वर्षीय सिया गुलेरिया की। दोस्तों, 13 अप्रैल 2026 की सुबह बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। घर में रोजमर्रा का माहौल था। सिया कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का आखिरी सफर बनने वाला है। सुबह करीब 9:15 बजे के आसपास सिया घर से कॉलेज के लिए निकली। पिछले कुछ हफ्तों से उसे रोज पैदल चलकर गोपालपुर बस स्टॉप तक जाना पड़ता था, क्योंकि गांव से बस स्टॉप तक जाने वाली सड़क खराब होने के कारण वहां बस सेवा बंद कर दी गई थी। पहले बस उसके गांव तक आती थी, लेकिन सड़क खराब होने के बाद छात्र और स्थानीय लोगों को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। दोस्तों, सिया भी उसी रास्ते पर रोज की तरह निकल पड़ी। उसके हाथ में मोबाइल था और वह अपनी दोस्त को कशिश से फ़ोन पर बात कर रही थी। कशिश पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी और सिया का इंतज़ार कर रही थी। दोनों कॉलेज जाने की बातें कर रहे थे। सिया ने उससे कहा कि वह बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। उधर सिया के पिता नरेंद्र गुलेरिया अपने काम पर थे। वह ट्रक ड्राइवर थे और घर से दूर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ पैसे भेजे थे और उसी बारे में बात करने के लिए फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन उनकी पत्नी ने नहीं उठाया। दूसरी तरफ से उनके भाई की आवाज़ आई। जो शब्द उन्होंने अगले कुछ सेकंड में सुने, उन्हें सुनकर उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उन्हें बताया गया कि सिया पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमला इतना खतरनाक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर सुनते ही नरेंद्र गुलेरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कुछ देर पहले तक जो बेटी कॉलेज के लिए निकली थी, वह अचानक इस दुनिया से कैसे चली गई। वह बिना समय गवाए तुरंत घर की तरफ रवाना हो गए। इधर जिस रास्ते से सिया गुजर रही थी, वहां आसपास ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। सड़क के किनारे पेड़ और झाड़ियां थी। तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फोन पर बातें करते करते सिया की आवाज़ बदल गई। कुछ ही पल बाद वहां से चीख सुनाई दी। पास में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने यह आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सिया पर किसी धारदार हथियार से हमला कर रहा है। महिला ने जोर जोर से शोर मचाया और लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हमला करने वाला व्यक्ति वहां से तेजी से भाग निकला। जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि उसकी जान नहीं बच सकी। दोस्तों, कुछ ही देर बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू हुई। शुरुआती नज़र में यह साफ था कि हमला बेहद बेरहमी से किया गया था। शरीर पर कई गहरे घाव थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हमलावर ने लगातार कई वार किए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह हमला किसने किया और क्यों। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया था और हर छोटे बड़े सबूत को ध्यान से देखा जा रहा था। लेकिन शुरुआत में सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि किसी ने हमलावर का चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। जिस बुजुर्ग महिला ने हमला होते हुए देखा था, उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि एक आदमी सिया पर लगातार वार कर रहा था। जब उन्होंने शोर मचाया तो वह व्यक्ति वहां से भाग गया, लेकिन
दूरी ज़्यादा होने और पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में होने की वजह से वह उसकी पहचान नहीं कर सकी। इसी बीच सिया की दोस्त कशिश भी वहां पहुंच गई। वह पूरी तरह घबराई हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि कुछ मिनट पहले तक उसकी सिया से फ़ोन पर बात हो रही थी। दोनों कॉलेज जाने की बात कर रही थी। सिया ने कहा था कि वह बस स्टॉप पर पहुंचने ही वाली है, लेकिन अचानक फ़ोन पर उसकी आवाज़ बदल गई और फिर लाइन कट गई। इसके बाद दोबारा कॉल लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि हमला अचानक हुआ था। अब पुलिस ने उस पूरे रास्ते पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कुछ लोगों ने बताया कि घटना से ठीक पहले 2 बाइक सवार उस रास्ते से गुजरते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस को लगा कि शायद वही लोग इस वारदात से जुड़े हो सकते हैं। बिना समय गंवाए उन दोनों की तलाश शुरू कर दी गई। कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ भी लिया, लेकिन पूछताछ में पता चला कि वे पति पत्नी थे और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उल्टा उन्होंने पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब वे वहां से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक संदिग्ध आदमी को तेजी से वहां से निकलते हुए देखा था। उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे और उन्हें उसी पर शक हुआ था। अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश शुरू की। उसी रास्ते पर बने एक घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था। जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसमें एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी पहचान बाइक सवारों द्वारा बताए गए होलिये से मिल रही थी। अब पुलिस के पास पहली बार एक मजबूत सुराग था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस अलग अलग टीमों में बंटकर आसपास के इलाकों में उसकी खोज करने लगी थी। दोस्तों, उधर गांव में भी यह खबर तेजी से फैल चुकी थी कि हमलावर अभी दूर नहीं गया है। कुछ लोगों ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति पास की झाड़ियों में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही गांव के कई युवा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर झाड़ियों में तलाश शुरू की। कुछ देर की मशक्कत के बाद आखिरकार वह व्यक्ति दिखाई दे गया। जैसे ही लोगों ने उसे घेरने की कोशिश की, उसने बच निकलने की कोशिश की। बताया जाता है कि उसके पास वही धाराधार हथियार भी मौजूद था जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। गांव के युवकों ने बिना घबराए उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्थिति कुछ पल के लिए काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी। बताया जाता है कि आरोपी ने उन लोगों को भी डराने और हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार सभी ने मिलकर उसे काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस उसे गांव से लेकर निकल रही थी तब लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए थे। कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ नारे लगाए और कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़े। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और आरोपी को सुरक्षित थाने ले गई। अब उसकी पहचान सामने आई। उसका नाम विकास पटियाल था और उसकी उम्र करीब 35 से 36 साल बताई गई। जिस जगह से उसे पकड़ा गया वहीं से पुलिस ने वह धारदार हथियार भी बरामद कर लिया जिससे सिया पर हमला किया गया था। अब पुलिस को पूरा भरोसा हो चुका था कि उसने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी वही था, आखिर विकास पटियाल ने सिया को ही अपना निशाना क्यों बनाया? क्या दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग वजह छिपी हुई थी? इन सवालों के जवाब अब पुलिस पूछताछ और सबूतों से मिलने वाले थे। अब तक पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आरोपी को पकड़ना नहीं थी, बल्कि यह समझना था कि आखिर इस वारदात के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे यह साबित हो सके कि सिया और विकास एक दूसरे को पहले से जानते थे। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने विकास से लगातार सवाल किए, लेकिन शुरुआत में उसके जवाब उलझे हुए थे।
कभी वह चुप रहता, कभी इधर उधर की बातें करने लगता। उसकी बातों से कोई साफ कहानी सामने नहीं आ रही थी। इधर पुलिस ने विकास के परिवार, पड़ोसियों और गांव के लोगों से भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। विकास की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले तक वह बद्दी में काम करता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह नशे की आदी हो चुका था। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी काफ़ी आक्रामक हो गया था। घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना और बिना वजह हंगामा खड़ा कर देना उसकी आदत बन चुकी थी। परिवार के लोग भी उससे परेशान रहते थे। माँ ने यह भी बताया कि वह अक्सर उनसे पैसे मांगता था। कई बार सिर्फ बीड़ी या नशे के सामान के लिए भी पैसे ले जाता था। अगर पैसे देने से मना कर दिया जाता तो वह घर में ही झगड़ा शुरू कर देता। पड़ोसियों ने भी पुलिस को लगभग ऐसी ही बातें बताईं। उनका कहना था कि विकास को अक्सर उसी रास्ते के आसपास बैठे देखा जाता था जहां से छात्र छात्राएं कॉलेज जाने के लिए गुजरते थे। कई बार वह नशे की हालत में वहीं बैठा रहता और आने जाने वालों को घूरता रहता था। कुछ युवाओं ने बताया कि उसका व्यवहार पहले भी कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि कुछ समय पहले उसने एक निजी स्कूल में भी हंगामा किया था। वहां उसके व्यवहार की शिकायत हुई थी और उसे वहां से निकाल दिया गया था। हालांकि उस मामले में आगे कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह परिवार के भीतर भी उसके खिलाफ शिकायतें हुई, लेकिन हर बार मामला किसी तरह शांत हो गया और औपचारिक केस दर्ज नहीं कराया गया। जांच अधिकारियों ने इन सभी जानकारियों को जोड़कर देखा तो उन्हें लगा कि विकास का हिंसक स्वभाव कोई नई बात नहीं था, लेकिन फिर भी यह साफ नहीं हो रहा था कि उस दिन उसने सिया को ही निशाना क्यों बनाया। उधर गिरफ्तारी के कुछ समय बाद विकास की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसका इलाज कराया गया। मेडिकल जांच के बाद दोबारा उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया ताकि पूछताछ जारी रह सके। इसी दौरान उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई। उनमें उसके चेहरे पर किसी तरह का डर या पछतावा साफ नजर नहीं आ रहा था। यही बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। अब पुलिस ने जांच का दूसरा रास्ता अपनाया। सबसे पहले सिया के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई। अधिकारियों को यह जानना था कि कहीं दोनों के बीच पहले से कोई बातचीत या संपर्क तो नहीं था। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उससे हमले के तरीके और मौत की असली वजह की पुष्टि होनी थी। 14 अप्रैल को सिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे इलाके में गम का माहौल था। बड़ी संख्या में लोग उसे अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, एक मासूम छात्रा के साथ इतनी बेरहमी आखिर क्यों हुई। कुछ समय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिया के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए थे। सबसे गंभीर चोट उसकी गर्दन पर थी। अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हुई। इसके अलावा हाथों, कलाइयों और बाजुओं पर भी कई गहरे घाव मिले, जिनसे यह अंदाज़ा लगाया गया कि उसने हमले से बचने की पूरी कोशिश की थी। दूसरी तरफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच भी पूरी हो गई। उस जांच से एक अहम बात सामने आई। सिया और विकास के बीच पहले कभी किसी तरह का संपर्क नहीं मिला, ना फ़ोन कॉल, ना मैसेज और ना ही किसी अन्य माध्यम से कोई रिश्ता सामने आया। यानी शुरुआती जांच यही इशारा कर रही थी कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी थे। अब मामला और भी रहस्यमयी हो चुका था। अगर दोनों पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो फिर विकास सिया को अपना निशाना क्यों बनाया। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने विकास से दोबारा गहन पूछताछ शुरू की। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक ऐसी लड़की जिसका आरोपी से कोई पुराना रिश्ता नहीं था, उससे ही निशाना क्यों बनाया गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने विकास से इस वारदात के बारे में पूछताछ की। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ में विकास ने जो बातें बताईं
उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। बताया गया कि विकास ने दावा किया कि उस दिन जब वह रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नज़र सिया पर पड़ी और अचानक उसके मन में उसे नुकसान पहुंचाने का ख्याल आया। हालांकि जांच एजेंसियां हर बयान को सबूतों के आधार पर परख रही थी और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं विकास की मां ने पुलिस को उस सुबह की एक और बात बताई। उनके अनुसार घटना वाले दिन भी विकास ने उनसे पैसे मांगे थे। वह बीड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहता था, लेकिन जब मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो वह गुस्से से घर से बाहर निकल आया। इसके बाद वह कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ, यही जांच का हिस्सा था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या घटना से पहले विकास ने किसी तरह का नशा किया था या नहीं। हालांकि इस बारे में अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती थी। अगर पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो एक बात सामने आती है कि कई बार नशे की आदत, गुस्से पर नियंत्रण ना होना और हिंसक सोच किसी व्यक्ति के व्यवहार को खतरनाक बना सकती है। लेकिन किसी भी अपराध के पीछे की असली वजह कानून और जांच के जरिए ही तय होती है। इस मामले में एक और संभावना पर भी जांच की गई कि कहीं यह घटना लूटपाट के लिए तो नहीं हुई थी। लेकिन जब सिया के सामान की जांच की गई तो उसकी जेब से करीब 70 रुपये मिले। उसके पास मौजूद चीज़ें भी सुरक्षित थीं। इससे पुलिस को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि मकसद चोरी या लूटपाट का था। अब पुलिस ने मामले को मजबूत करने के लिए घटनास्थल पर जाकर सीन रिक्रिएशन भी कराया। सीन रिक्रिएशन का मकसद यह समझना था कि वारदात किस तरह हुई, आरोपी किस रास्ते से आया, हमला कैसे किया गया, फिर वहां से किस दिशा में भागा। इस दौरान पुलिस ने कई छोटे बड़े सबूतों को जोड़ने की कोशिश की। जांच में एक हुड्डी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। पुलिस के अनुसार घटना के समय विकास ने जो कपड़े पहने थे उनमें से कुछ पर खून के निशान होने की बात सामने आई थी। बताया गया कि वारदात के बाद उसने हथियार को पास के एक मंदिर के इलाके में जाकर धोने की कोशिश की थी, लेकिन हथियार अपने साथ ही लेकर चला गया। इसके बाद वह जिस जगह छिपा था वहां कपड़ों को छिपाने की बात भी सामने आई। अगर यह कपड़ा पुलिस के हाथ लगता है तो यह केस में एक और अहम सबूत साबित हो सकता है। सीन रिक्रिएशन के दौरान विकास की मां भी वहां पहुंची थी। उन्होंने बेटे से सवाल किया कि क्या उसने ही यह सब किया है। बताया जाता है कि विकास ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ सिर हिलाकर इशारा किया। एक मां के लिए वह पल कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है। एक तरफ उसका बेटा था, दूसरी तरफ एक परिवार की उजड़ी हुई जिंदगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा सवाल सामने आने लगा है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध की कहानी है या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यवस्था की भी कोई कमी थी? क्योंकि गांव के लोगों का कहना था कि अगर उस रास्ते पर पहले की तरह बस सेवा चल रही होती तो शायद सिया को उस सुनसान रास्ते से अकेले पैदल नहीं जाना पड़ता। स्थानीय लोग के अनुसार पहले गांव से बस की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन सड़क खराब होने के बाद बसों का आना जाना बंद हो गया। लेकिन करीब 1 महीने तक लोग इस समस्या से परेशान रहे। लोगों का आरोप था कि अगर समय रहते सड़क और परिवहन की समस्या को ठीक कर दिया जाता तो शायद सिया को वह रास्ता अकेले तय नहीं करना पड़ता। घटना के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और इसके बाद जल्द ही बस सेवा दोबारा शुरू होने की बात सामने आई। अब इस पूरी कहानी में कई पहलू हैं। एक 19 साल की लड़की, एक सुनसान रास्ता, एक अचानक हुआ हमला, कुछ गवाह, एक सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद उठते सिस्टम पर सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सिया को समय रहते बचाया जा सकता था और इस मामले में उसे इंसाफ कब मिलेगा? दोस्तों, इस कहानी पर जो भी अपडेट आगे होगी हम आपको जल्द ही बताएंगे। अभी यह आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। जो भी कुछ आगे होता है हम आपको जल्द ही बताने की कोशिश करेंगे।